हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी समझ ना होना बड़े बड़े परिवारों को कोर्ट के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। अक्सर जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक कॉलम होता है नॉमिनी। हम बिना ज़्यादा सोचे वहाँ अपने किसी घर वाले का नाम लिख देते हैं और दिल में एक तसल्ली सी आ जाती है कि चलो मेरे बाद मेरी फैमिली सिक्योर है। हमें लगता है कि जिसका नाम नॉमिनी में है वही सारी प्रॉपर्टी या पैसों का मालिक बन जाएगा। यहीं से होता है कन्फ्यूजन शुरू। हमने हमेशा से ये सुन रखा है कि मैंने नॉमिनी तो बना दिया है, अब चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। हमें लगता है कि ये टॉपिक तो हमें पहले से ही आता है, इसके बारे में हमें पहले से ही नॉलेज है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि लीगल दुनिया में नॉमिनी और असली मालिक यानी लीगल वारिस के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। ये कन्फ्यूजन इतना खतरनाक है क्योंकि ये तब सामने आता है जब इंसान दुनिया से जा चुका होता है और पीछे रह गया परिवार आपस में लड़ने लगता है। ये वीडियो आपको डराएगी नहीं, बल्कि आपको वो क्लैरिटी देगी जो शायद आपको बैंक का मैनेजर या एजेंट कभी नहीं बताएगा। हम अक्सर मेहनत करके वेल्थ क्रिएट करते हैं, लेकिन उस वेल्थ को सही तरीके से ट्रांसफर करने का जो मैकेनिज्म है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। आज हम नॉमिनी और विल यानी वसीयत के बीच के हर उस बारीकी को समझेंगे जो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए जरूरी है। इस वीडियो के खत्म होने तक आपके दिमाग में ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल साफ हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि एक छोटी सी गलती कैसे पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकती है। इस बात को गहराई से समझने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि नॉमिनी का असली रोल क्या है, नॉमिनी एक्चुअली में होता क्या है। लीगल टर्म्स में कहें तो नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी या एक केयरटेकर होता है। सोचिए कि एक बैंक है जिसके पास आपका पैसा जमा है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो बैंक को वो पैसा किसी ना किसी को तो देना है। अब बैंक के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर किसी का फैमिली ट्री चेक करने बैठ जाए कि कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है और कौन किसकी वाइफ है। तो यहाँ काम आता है नॉमिनी। नॉमिनी वो व्यक्ति है जिसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक फैसिलिटेटर के तौर पर देखता है। बैंक नॉमिनी को पैसा देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि नॉमिनी उस पैसे का ऑनर नहीं बन जाता। नॉमिनी का काम सिर्फ उस पैसे को रिसीव करना है और उसे उन लोगों तक पहुंचाना है जो कानून की नज़र में उसके असली हकदार हैं। तो सवाल आता है नॉमिनी क्या कर सकता है। इसका जवाब है वो बैंक से पैसे को विदड्रॉ कर सकता है, शेयर्स को अपने नाम ट्रांसफर करवा सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी को अपना कहकर खर्च नहीं कर सकता अगर दूसरे लीगल वारिस मौजूद हैं तो। नॉमिनी एक पोस्टमैन की तरह होता है जो चिट्ठी लेकर आता है, पर चिट्ठी उसके नाम की नहीं होती। जब हम इस बात को इस नज़र से देखते हैं तब समझ आता है कि हम लोग नॉमिनी को कितनी बड़ी गलतफहमी में ऑनर मान लेते हैं। यहीं से सारा कन्फ्यूजन और पारिवारिक झगड़े शुरू होते हैं। अब सवाल ये उठता है, जब कानून इतना साफ है तो आमतौर पर लोग नॉमिनी को ही ऑनर क्यों मान लेते हैं। इसके पीछे कुछ बड़े साइकोलॉजिकल और इमोशनल रीजंस हैं। सबसे पहला तो ये कि नॉमिनी बनाने का प्रोसेस बहुत ईजी है। आपको सिर्फ एक फॉर्म पर नाम लिखना होता है, कोई लॉयर नहीं चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। हमारे लिए जो चीज़ आसान होती है हम उसी को फाइनल मान लेते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें लगता है कि अगर हमने किसी को नॉमिनेट किया है तो हमारी इंटेंशन यानी हमारी इच्छा बिल्कुल साफ है। हम सोचते हैं कि मैंने जिस व्यक्ति का नाम नॉमिनी में डाला है तो जाहिर है मैं उस व्यक्ति को ही अपने पैसे का मालिक बनाना चाहता हूँ अपने बाद। फैमिली मेंबर्स भी इसी लॉजिक से चलते हैं। उन्हें लगता है कि बैंक ने पैसे दे दिए तो कानून ने भी उन्हें मालिक मान लिया। लेकिन असलियत में लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। मिडिल क्लास फैमिलीज में प्रॉपर्टी और सक्सेशन पर खुलकर बात नहीं होती। हमें लगता है कि ये सब बातें करने से हमारे फैमिली मेंबर से हमारे रिश्ते खराब होंगे। इस अवेयरनेस गैप की वजह से हम ये भूल जाते हैं कि बैंक के रूल्स और देश का कानून दो अलग अलग बातें हैं। बैंक सिर्फ ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना चाहता है, जबकि कानून ये देखता है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा इंसाफ के साथ हो। जब हम सिर्फ नॉमिनी पर रिलाई करते हैं तो हम अनजाने में एक लीगल लूप होल छोड़ देते हैं जिसे बाद में कोई भी चैलेंज कर सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, लीगल रियलिटी। देश का कानून नॉमिनी को सिर्फ एक रिसीवर मानता है। इमेजिन करो एक सिचुएशन जहाँ एक पिता ने अपने बड़े बेटे को बैंक अकाउंट में नॉमिनी बनाया। पिता के गुजरने के बाद बैंक ने सारा पैसा बड़े बेटे को दे दिया। अब कानून ये कहता है कि वो पैसा बड़े बेटे की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बन गया। अगर उस पिता की पत्नी और दो और बच्चे भी हैं तो उन सब का उस पैसे पर बराबर का हक है। अगर बाकी सब लीगल वारिस कोर्ट चले जाएं तो कोर्ट यही कहेगा कि नॉमिनी सिर्फ एक कस्टोडियन है, उसे वो पैसा सभी लीगल वारिसों में उनके हिसाब के मुताबिक बांटना होगा। हमारे देश में हिंदू सक्सेशन एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानून ये डिसाइड करते हैं कि आपके बाद आपकी संपत्ति किसे मिलेगी। नॉमिनी इन कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकता। लेकिन अवेयरनेस की कमी से यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। कोर्ट्स में ऐसे हजारों केसेस है जहां नॉमिनी ने पैसा खर्च कर दिया और बाद में दूसरे परिवार वालों ने केस फाइल कर दिया। कोर्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट देखता है। नॉमिनी का फॉर्म ये साबित नहीं करता कि आप उसे मालिक बनाना चाहते थे, वो सिर्फ ये साबित करता है कि आपने उसे पैसा कलेक्ट करने का अधिकार दिया था। अगर आप चाहते हैं कि वही नॉमिनी ही मालिक बन जाए तो सिर्फ नॉमिनी बनाना काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं विल यानी वसीयत।
अब ये विल क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें विल की ताकत को पहचानना होगा। विल यानी वसीयत एक ऐसा लीगल डिक्लेरेशन है जहां आप साफ-साफ लिखते हैं कि आपके जाने के बाद आपका कौन सा एसेट किसे मिलेगा। विल एक क्लैरिटी डॉक्यूमेंट है, जबकि नॉमिनी सिर्फ एक रास्ता है बैंक से पैसा निकालने का। विल वो अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि उस पैसे का असली मालिक कौन बनेगा। विल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपको कंट्रोल देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक घर सिर्फ आपकी बेटी को मिले, तो आपको अपनी विल में ऐसा लिखना पड़ेगा। बिना विल के आपका घर आपके सभी लीगल वारिसों में बराबर बांट दिया जाएगा, चाहे आपकी इच्छा कुछ भी रही हो। विल आपकी इंटेंशन को कानूनी रूप देती है। कोर्ट में अगर नॉमिनी और विल के बीच कोई टकराव होता है तो हमेशा विल की जीत होती है। एक और ज़रूरी बात यह है कि विल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करती है। जब सब कुछ पेपर पर क्लियर होता है तो परिवार में गलतफहमी की गुंजाइश कम हो जाती है। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जिसके पास एक बैंक अकाउंट, एक छोटा घर या थोड़ी सी भी सेविंग्स है। विल बनाना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये आपकी फैमिली को आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाने का सबसे असरदार तरीका है। अब तक की बातों से थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा, लेकिन चलिए इसे क्लियर कंपैरिजन से समझते हैं। नॉमिनी और विल के बीच का फर्क हम 3 पॉइंट में देख सकते हैं: रोल, प्रोसेस और ओनरशिप। सबसे पहले कंपैरिजन देखते हैं रोल के फॉर्म में। नॉमिनी का रोल सिर्फ रिसीव करना है, जबकि विल का रोल डिसाइड करना है। नॉमिनी एक एजेंट की तरह है और विल एक ओनर के ऑर्डर की तरह। दूसरा कंपैरिजन है प्रोसेस के फॉर्म में। नॉमिनी बैंक के रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए होता है ताकि अकाउंट बंद किया जा सके और पैसा ट्रांसफर किया जा सके। विल एक लीगल प्रोसेस है जो डेथ के बाद एक्टिव होता है और इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है। तीसरा कंपैरिजन है ओनरशिप के फॉर्म में। नॉमिनी कभी भी ऑटोमेटिकली ओनर नहीं बनता। मालिक वही होता है जिसका नाम विल में लिखा हो या जो कानूनी वारिस हो। यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, विल और नॉमिनी दोनों की अपनी अपनी जगह है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने विल बना ली तो नॉमिनी की क्या जरूरत, या नॉमिनी है तो विल की क्या जरूरत। नॉमिनी प्रोसेस को स्मूथ बनाता है ताकि परिवार को तुरंत पैसा मिल सके इमरजेंसी में, और विल ये इंश्योर करता है कि वो पैसा सही इंसान के पास है। और विल ये इंश्योर करती है कि वो पैसा सही इंसान के पास ही रहे, इसलिए दोनों का होना ज़रूरी है। लेकिन ये समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो हमारे देश में 90% केसेस में होती है। अगर किसी ने विल नहीं बनाई तो क्या होगा? इस सिचुएशन को कानूनी भाषा में इंटेस्टेट कहते हैं। जब कोई बिना विल के गुजर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा उसके धर्म के सक्सेशन लॉज के मुताबिक होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ है। अगर उसने विल नहीं बनाई तो उसकी सारी संपत्ति इन चारों में बराबर बांट दी जाएगी। सुनने में ये ठीक लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अगर प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही घर है तो अब उस घर के 4 मालिक बन चुके हैं। अगर उस प्रॉपर्टी को एक भी बेचना चाहे और दूसरा नहीं, तो मैटर सीधा कोर्ट जाएगा। बिना बिल के सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने में सालों लग जाते हैं। बैंक से पैसा निकालने के लिए तो नॉमिनी काम आ जाएगा, पर जब बात जमीन, घर या गोल्ड की आएगी तो फैमिली को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इससे न सिर्फ पैसा बर्बाद होता है, बल्कि परिवार के रिश्ते भी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जो इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है कि उसका परिवार खुश रहे, उसकी एक छोटी सी लापरवाही, विल ना बनाना, उसके परिवार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। हम मिडिल क्लास लोग अक्सर कुछ कॉमन गलतियां करते हैं जब बात नॉमिनी और इनहेरिटेंस की आती है। सबसे पहली गलती यह है कि बाद में देखेंगे माइंडसेट। हम सोचते हैं कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, विल तो बुढ़ापे में बन जाती है, बाद में देखेंगे। लेकिन रियलिटी में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। एक एक्सीडेंट या एक बीमारी सब कुछ बदल कर रख सकती है। दूसरी गलती है अजम्पशंस। हम मान लेते हैं कि मेरा एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा समझदार है, वो अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखेगा। पर जब पैसा बीच में आता है तो बड़े बड़े रिश्ते हिल जाते हैं। बिना लीगल डॉक्यूमेंट के किसी पर भरोसा करना अपने परिवार को रिस्क में डालना है। तीसरी गलती है अनकंफर्टेबल टॉपिक्स को अवॉइड करना। हम घर में मौत या प्रॉपर्टी के बंटवारे पर बात करने को बुरा मानते हैं। ये सब बातें हमें ऑकवर्ड लगती हैं। हमें लगता है कि अगर हमने विल की बात की तो घर वाले सोचेंगे कि हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन सच ये है कि विल बनाना ट्रस्ट ना करने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का साइन है। इन गलतियों की वजह से ही कोर्ट में ऐसे केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। हम इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं एसआईपी, एफडी, रियल एस्टेट में, पर उन्हें प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं। हम लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। विल बनाना कोई नेगेटिव या अशुभ काम नहीं होता, ये एक एक्ट ऑफ लव है। जब आप विल बनाते हैं तो आप अपने परिवार को एक बहुत बड़ा तोहफा देते हैं, जो है पीस ऑफ माइंड। आप उन्हें उस लीगल झमेले से बचाते हैं जो आपके जाने के बाद उन्हें तोड़ सकता है। मैच्योरिटी इसी में है कि हम ये समझे कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी जिम्मेदारी है। सोचिए, आपने इतनी मेहनत की है वो एक एक रुपया जोड़ने में, क्या आप चाहेंगे कि वो पैसा वकीलों की फीस में चला जाए या कोर्ट के चक्कर काटने में बर्बाद हो जाए?
विल बनाना एक तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग का ही हिस्सा है। जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं ये सोचकर कि हमें कुछ हो गया तो परिवार को पैसा मिले, वैसे ही विल ये इंश्योर करता है कि वो पैसा सही तरीके से मिले। विल को आप जब चाहे बदल सकते हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। जब तक आप जिंदा हैं आप उसके मालिक हैं। विल सिर्फ तब काम आती है जब आप नहीं रहते, इसलिए इससे डरना छोड़कर इसे एक जिम्मेदार सिटीजन और एक जिम्मेदार फैमिली हेड की तरह देखना शुरू कीजिए। ये आपका आपके परिवार के प्रति आखिरी और सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ी ड्यूटी है। तो चलिए आज की पूरी बातचीत को एक बार समराइज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नॉमिनी सिर्फ एक कन्वीनियंस है, वो ऑनरशिप नहीं है। नॉमिनी इसलिए होता है ताकि बैंक या इंश्योरेंस कंपनी आसानी से पैसा रिलीज कर सकें, लेकिन असली मालिक वही होगा जिसका नाम विल में लिखा हो या जो आपका असली कानूनी वारिस हो। अब मैं आपको शॉर्ट में कुछ सिंपल पॉइंट्स बता देता हूँ जिससे आप सीख सकते हो। पहला पॉइंट, सभी अकाउंट्स और एसेट्स में नॉमिनी का नाम जरूर अपडेट रखें। दूसरा पॉइंट, नॉमिनी हमेशा वही होना चाहिए जो आपका ट्रस्टवर्दी हो। तीसरा पॉइंट, एक सिंपल विल जरूर बनाएं, भले ही वो प्लेन पेपर पर हो, लेकिन 2 विटनेस के साइन के साथ। चौथा पॉइंट, अपने परिवार को बताएं कि आपने किसे नॉमिनी बनाया है और आपकी विल कहाँ रखी है। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी चेक किया है कि वो अपडेट है या नहीं? कमेंट में यस लिखिए अगर आपने ये काम कर लिया है, और अगर नहीं किया तो आज ही से चेक करें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको नॉमिनी और विल के बीच का असली फ़र्क समझ आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो उनके साथ इसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि सही जानकारी हमें और हमारे परिवार को सिक्योर बनाती है। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का ख्याल रखिए।